नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के 3rd पार्ट को। और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम बात करते लास्ट टॉपिक की कि हम क्या पढ़ रहे थे, वीटो पावर के बारे में, कि किस तरह चीन ने वीटो का यूज़ करके भारत को क्या किया, यूएनओ के अस्थायी सदस्य बनने से रोक दिया था। तो अब हम इसके आगे का इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, सवाल ये आता है कि जब इस तरह क्या होता है, बहुत बार हमने देखा है कि वीटो पावर का क्या होता है, गलत यूज भी होता है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए। अब आप ही सोचो, क्या आपको क्या लगता है कि वीटो पावर को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि वीटो पावर को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि जो इसके अस्थायी सदस्य हैं ना, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वीटो पावर की वजह से ही ना जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी रुचि है, ठीक है, यूएनओ में, क्योंकि इन्हें एक विशेषाधिकार मिलता है। लेकिन आप सोचो कि अगर किसी चीज़ में किसी को विशेषाधिकार मिलता है तो वो लोग उसमें रहना चाहेंगे, लेकिन आपको भी अगर नॉर्मल कर दिया जाए, यानी आपके पास सारे अधिकार छीन लिए जाए, तो आप फिर खास जो संस्था है उसमें शामिल क्यों होना चाहोगे। आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। तो यही बात है कि अगर वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए ना, तो ये जो वीटो वाले देश हैं वो उनकी रुचि जो है वो खत्म हो जाएगी यूएनओ में, और वो इसका हिस्सा शायद नहीं भी बनना चाहे। तो इसलिए वीटो पावर को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि और देशों को ये पावर देना चाहिए। तो ये है, और इसकी जो अस्थायी सदस्यता है ना, इसे बढ़ाना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, क्योंकि देखो ये इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े स्तर पर ये काम करती है, लेकिन आप इसके सदस्य के बारे में देखो तो मात्र 15 सदस्य, वो भी 5 स्थायी, 10 से जो है वो टेम्पोररी है। तो अब ऐसे में इनकी सदस्यता क्या होनी चाहिए, बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। अब देखो, इससे कुछ नहीं होगा और ना ही वीटो पावर वाले देश इसे खत्म करने देंगे। और अगर हम इसे हटाना सोचे भी ना, तो वीटो वाले जो देश है ये इसे खत्म नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये इनका अधिकार है भाई, विशेषाधिकार है, ये शुरू से लेते आ रहे हैं। अब आप कहोगे आज की अब उसको क्या करो, छोड़ दो, तो वो खत्म करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। वो यहीं पर उसका वीटो यूज कर लेंगे, पावर यूज कर लेंगे वीटो पावर का, और वीटो लगा देंगे। तो ऐसे में मैंने वही बताया कि एक ऑप्शन हो सकता है कि और देशों को वीटो देना चाहिए और जो इसकी सदस्यता है उसको बढ़ाना चाहिए। आप देखो, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ, एक ध्रुवीय विश्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि किस तरह अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति है और यूएनओ का उसके साथ कैसा संबंध है, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना, आपका जो हेडलाइन होता है उससे आप क्या पढ़ने वाले हो या आपके आगे का क्या आंसर है ये समझ में आ जाता है। तो आप एग्जाम में ये ध्यान रखना कि आपका जो मेन ऊपर लिख रहे हो हेडलाइन वो क्या है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक वर्ड पे ध्यान दे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। लेकिन आपका जो लिखने का तरीका होता है या फर्स्ट लाइन होता है वो आपकी कॉपी का क्या करता है, इम्प्रेशन बढ़ा देता है। तो इस कारण आपको अच्छे नंबर आएंगे अगर आपका हेडिंग अच्छा होगा। देखो, यूएसएसआर के बाद अमेरिका एकमात्र ताकतवर देश बचा, मैंने बता दिया। अमेरिका अपने सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के बल पर यूएनओ को अनदेखा करता है। देखो, ये बात तो कोई नया नहीं है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अमेरिका क्या करता है कि यूएनओ को नज़रअंदाज करता है। आपने पढ़ा था कि अमेरिका का वर्चस्व, हमारा 3rd चैप्टर जो था अमेरिकी वर्चस्व के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो आपने देखा था कि किस तरह अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाए थे, 4 ऑपरेशन, तो उसमें से बहुत सारे ऑपरेशन जो है, उसके 2-3 ऑपरेशन में यूएनओ ने उससे मना किया था। पहला तो अगर हम इराक के हमले की बात करें तो वहाँ पे भी यूएनओ ने मना किया था, और इस तरह जो गिरफ्तारियां की गई थी पूरे विश्व में, इस तरह बहुत सारी जगहों पर अमेरिका को यूएनओ मना करता है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, उसकी सुनता ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अमेरिका क्या करता है, यूएनओ को अनदेखा कर रहा है। अब आप ये सोचोगे कि अब वो जब यूएनओ को अनदेखा कर रहा है तो यूएनओ इसको क्यों रखा हुआ है, मतलब क्या वजह है यूएनओ को कि इसकी बात वो मानता है। तो आप देखो कि वह यूएनओ को अनदेखा करता है इसलिए क्योंकि अमेरिका का खास प्रभाव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है आर्थिक स्थिति से और
ये जो सैनिक स्थिति है, दोनों तरीके से अमेरिका क्या है, बहुत ताकतवर है। और ये यूएनओ में जो अनुदान जाता है ना, पैसा जो जाता है, वो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। अब ऐसे में अमेरिका को मना करके यूएनओ क्या करेगा, अपना जो अनुदान है उसको कम तो नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो क्या करता है कि उसे मतलब झेल रहा है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोर है, हम जानते हैं अमेरिका की वित्तीय ताकत क्या है, बेजोर है। लेकिन क्या है कि फिर भी वो यूएनओ को अनदेखा इस कारण करता है क्योंकि वो वहाँ पर भी अपनी ताकत को लगा रहा है। जो यूएनओ का मुख्यालय है ना, यानी उसका जो हेड ऑफिस है, वो भी अमेरिका की ही राजधानी यानी न्यूयॉर्क में है। इस कारण वो और कुछ नहीं कर सकता है। यूएनओ के बहुत सारे नौकरशाह जो है वो अमेरिकी नागरिक है। अब देखो, अगर उसका हेड ऑफिस वहाँ है तो उसमें काम करने वाले बहुत से लोग क्या होंगे, वहीं के होंगे। तो इसलिए क्या है कि ये क्या करता है कि इसका एक अपना प्रभाव है यूएनओ में, इसके पास वीटो पावर है और महासचिव के चुनाव में अमेरिका की बात में वजन रखती है। और यही सब कारण क्या है कि अमेरिका की बात यूएनओ में वजन रखती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह अमेरिका का संबंध यूएनओ से है। और मैंने आपको वीटो पावर को खत्म क्यों नहीं करना चाहिए ये भी अच्छे से बता दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ना आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब वीटो पावर, यूएनओ, ये सब हम यहीं पे रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, ये आप देखो 1944 में ये बनकर तैयार हुआ था। और इसका हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 27 दिसंबर 1949। यहाँ पे आपको एक मिनट अच्छे से लिख लो, 1949, ठीक है, मिस्टेक मत करना। अब देखो, इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। सदस्य जो है वो है 188, ठीक है, +1, यानी इसके जो सदस्य है वो 89 है लगभग, अबाउट, मतलब एक्यूरेट हम नहीं बताते हैं। देखो, उद्देश्य जो है इसका, यानी इसका उद्देश्य क्यों किया, मतलब क्यों इसका गठन किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अगर किसी भी देश को, किसी भी संस्था को अगर मुद्रा को लेकर यानी पैसे को लेकर कोई कमी आ रही है, कोई रुकावट आ रहा है उनके रास्ते में, तो ये वहाँ पर उनका हेल्प करती है, उनका सहयोग करती है और उसे बढ़ावा देती है। फिर व्यापार नीति, जो व्यापारिक नीति होती है ना, उसे भी बनाने का, लागू करने का या उसके बारे में फैसला लेने का इसका काम होता है। किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना कब हुई, 1944 को बनके तैयार हुआ और जो हस्ताक्षर हुआ था वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 27 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई, यानी तैयार होने के लगभग 5 साल बाद। अब देखो, जो ये उद्देश्य था ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में संतुलन लाना, मतलब इसका जो काम है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है ना उसकी मात्रा में संतुलन लाना। यहाँ आकार की मात्रा छूट गई है मात्रा में, ठीक है, तो आप लिख लेना। वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना, और जो वित्तीय व्यवस्था होती है ना पैसे को लेकर, उसका देखरेख करने का काम भी किसका है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा करती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज गलत मत करना। देखो, हम अगर स्थापना की बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945। और देखो, विश्व बैंक के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ये क्या की थी कि हमारा जो सिंधु नदी को बंटवारा है हमारे और पाकिस्तान में, ये जो समझौता है वो विश्व बैंक ने ही कराया था। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, जो भी इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो आप रिकॉल करना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप जब रिवीजन करने बैठते हो ना, तो जैसे आप देख लो विश्व बैंक, तो आप सोचो कि विश्व बैंक को लेकर आपको कितने सारे क्वेश्चन याद है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो ना कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ही होगा। देखो, इसका जो मुख्यालय है ये भी वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों की मदद के लिए लोन देना, मतलब ये क्या करती है, लोन देने का काम करती है। अब बैंक है तो बैंक तो लोन देने का काम करेगी, तो वही बात है।
अब आप देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, शहरी विकास के लिए पैसा देते हैं तथा ज़्यादा गरीब देशों को लोन वापस नहीं लेता। और ये क्या करती है ना, व्यापार के लिए, शहरी विकास के लिए पैसे देने का काम करती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब देश है, बहुत ज़्यादा मतलब विकसित नहीं है, तो ऐसे देशों से वो लोन वापस भी नहीं लेती। तो ये अच्छी बात है विश्व बैंक की। और जो भारत का हेल्प की बात करें तो ये भी विश्व बैंक ने बहुत बार किया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करती है, हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है और ये किस तरह हमारा हेल्प करती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन। जैसा इसका नाम है, क्या काम होगा कि व्यापार के बारे में देखरेख करना। आप देखो, इसकी स्थापना कब हुई, 1995, ठीक है, मतलब बहुत पहले नहीं हुई थी, 1995 को हुई थी। इसका जो उत्तराधिकारी है ना, वो गेट का है, GATT। अब इसका फुल फॉर्म देख लो तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो इसका उत्तराधिकारी कौन है, तो आपका नाम है विश्व व्यापार संगठन। स्थापना कब हुई, 1995। किसका उत्तराधिकारी है, तो गेट का, GATT। उसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये सब हमेशा अच्छे से याद रखना है। अब आप बात करो इसका उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यापार के नियम बनाना। क्या है कि व्यापार के नियम बनाना, व्यापार में मदद करना और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देना। यानी ये क्या करती, व्यापार के नियम बनाती है, अगर किसी को व्यापार करने में कोई परेशानी हो रही है तो उसकी मदद भी करती है, और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देती है, यानी फ्री टैक्स ट्रेड। मतलब कि जो देश आपस में व्यापार करेंगे वो टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे से। तो ये काम किसका है, विश्व व्यापार संगठन का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, आपको दिख रहा होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है, एक स्वयंसेवी संगठन है। देखो, स्वयंसेवी संगठन ऐसे होते हैं ना, मतलब जिसके पीछे राजनीति कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, वो खुद अपना कार्य करती है और ये समाज सेवा का कार्य करती है। इसका यहाँ पे क्या काम है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, जागरूक करना। ये क्या करती है कि मानव अधिकारों की रक्षा करती है, और कोई भी अगर इसका उल्लंघन करना चाहता है, कोई भी देश, तो ये क्या करती है, उसे सामने लाती है और जागरूकता बढ़ाने का भी काम करती है। तो ये अच्छी बात है। मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट छापने का काम भी करती है और सरकारों के दुर्व्यवहार बताती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या करती है, सरकार से डर जाती है। अगर सरकार भी कोई गलत फैसला लेते हैं तो ये उसके रिपोर्ट भी छापती है, सरकार के खिलाफ भी जाकर, और सबके सामने उसकी बातों को लाती है और बात करती है कि हमें किस तरह मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, और इस तरह की जागरूकता फैलाने का काम भी ये करती है। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, इसका काम आपको समझ में आ गया। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, ह्यूमन राइट वॉच, आप इसका नाम ही पढ़ लो, ह्यूमन राइट वॉच। मतलब ये क्या काम करेगी कि मानव अधिकार को देखने का काम ये करेगी। जिस तरह इसका काम है, मतलब उसकी देखरेख को देखेगी, उसकी कार्य प्रणाली को देखेगी, ये सब इसका काम होगा। आप देखो, यह अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा करती है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या करेगी कि मानव अधिकारों की रक्षा करेगी, और अगर कोई भी इसके खिलाफ कुछ काम होगा तो वो क्या करेगी, सारे जो विश्व है उसके सामने उसे लाएगी। अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है ये ह्यूमन राइट वॉच, जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। आपसे एग्जाम में अब देखो ऐसे पूछा जा सकेगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन, और बहुत सारे संगठन का नाम दिया रहेगा, तो आपको क्या याद रखना है कि ह्यूमन राइट वॉच। अब देखो, मीडिया का ध्यान मानव अधिकार के उल्लंघन की ओर खींचती है, और अगर क्या है कहीं भी मानव अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो ये मीडिया का ध्यान उस ओर खींचती है। और जो भी बेरोजगारी है, या फिर जो बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, बाल मजदूरी कराई जाती है, इसके खिलाफ भी इसने बहुत सारे काम किए हैं। बारूद सुरंगों पर रोक लगाती है। ये क्या करती है, जो बारूद के सुरंग की खुदाई होती है, ये सब पे रोक लगाने का ये काम कर रही है। बाल सैनिक पर रोक, और जो बाल सैनिक, मैंने भी आपको बताया, जो बाल मजदूर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से जो काम लिया जाता है, इसके खिलाफ भी ये एक्शन लेती है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। और रही बात इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वह मैं जल्दी आपको अपलोड करके दे दूंगी। और प्लीज़ अभी घर पे रहिएगा। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अब जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइएगा, और इसी तरह घर पे रहिएगा, पढ़ते जरूर रहिएगा।